नेहा के ससुर जी घर में फिसल कर गिर गए थे, जिससे उनके कमर की हड्डी टूट गई थी। नेहा और उसका पति पंकज अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और पंकज की ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, तो हर 3 साल में उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। इसलिए कहीं पर भी एक जगह टिक कर रहना संभव नहीं था। नेहा की ननंद अमृता उसी शहर में रहती थी जहाँ उसका मायका था, यानी कि नेहा का ससुराल। नेहा की सासू माँ शांति देवी ने पंकज को फ़ोन किया और उसके पिताजी के गिरने की बात बताई। पंकज ने बोला, ठीक है माँ, मैं आता हूँ। और पंकज ने अपनी बहन अमृता को फ़ोन किया और बोला, पापा गिर गए हैं, तुम ज़रा जाकर पापा को देख लो और वहीं पर रुक जाओ, तब तक मैं आने की कोशिश करता हूँ। अमृता ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। और उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने बोला, हाँ पापा गिर गए हैं, शायद कमर की हड्डी टूट गई है। मैं अकेले यहाँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज आने वाला है और आने में वक्त तो लगेगा ही, काफ़ी दूर रहता है। अमृता ने बोला, मम्मी फिर मैं भी वहाँ आकर क्या करूँगी, वैसे भी यह छोटा शहर है, यहाँ पर तो इलाज करना संभव है नहीं। अब जो हो गया वह तो हो गया, भैया के आने का इंतज़ार करो। मैं वहाँ आ भी जाऊँगी तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर तो हैं नहीं। भैया को आने दो, वह पापा को लेकर चले जाएंगे, अच्छे से इलाज हो जाएगा। वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। माँ ने भी बोला, हाँ बेटा ठीक है, तू बच्चों के एग्ज़ाम पर ध्यान दे, हम तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब 1-2 दिन तो इसी परेशानी में काटने ही पड़ेंगे, फिर पंकज आएगा तो वह कुछ इंतजाम कर ही लेगा। अमृता ने फ़ोन रखने से पहले अच्छे से आग में घी भी डाल दिया, जैसे कि वह हमेशा करती थी, और बोला, सिर्फ पंकज क्यों आएगा, नेहा क्यों नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी है, बहू है वह आपकी। देख लो, यही होते हैं बेटा बहू, अपनी जिम्मेदारियों से बस भागना है। और अच्छे से बेटे बहू के खिलाफ माँ के मन में जहर भर दिया। लेकिन माँ खुद ही परेशान थी, क्योंकि उनके पति को अच्छी खासी चोट लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अमृता को उसके पिताजी भी बहुत अच्छे से जानते थे और वह हमेशा शांति देवी को समझाते थे कि बेटे की बातों में आकर बेटे से कभी मत बिगाड़ना। पता नहीं अमृता ऐसा क्यों करती है, उसकी परवरिश में कहाँ हमसे कमी रह गई। फिर पंकज का फ़ोन आया कि माँ मैं आ रहा हूँ, पिताजी को लेकर आ जाऊँगा, यहाँ इलाज करवा लेंगे। माँ ने बोला, हाँ बेटा तू आ जा। पंकज ने बोला, अमृता दीदी तो आ गई होगी, थोड़ी राहत तो मिल ही गई होगी। माँ ने बोला, नहीं उसके बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। पंकज ने बोला, तो बच्चे तो बड़े हैं और बच्चों के दादा दादी भी तो घर पर ही हैं और उनके पापा भी हैं, इतना तो वह कर ही सकती थी उसी शहर में रहकर, आखिर उसके भी तो पापा हैं। और बेटे ने पहले से ही बेटे बहू के खिलाफ जहर भर रखा था। ऊपर से जब बेटे ने बोल दिया कि तुम्हारी बेटी उसी शहर में होकर नहीं आ पाई, तो माँ को गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ भी हो माँ के लिए बेटी हमेशा अपनी ही रहती है और उसकी गलतियाँ कभी नहीं दिखती। माँ ने बोल दिया, अच्छा बेटी की तो बहुत बुराई कर दी, जबकि उसके बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तेरी बीवी नेहा क्या कर रही है जो तू अकेले आ रहा है। पंकज को माँ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने बोला, क्या माँ कैसी बातें कर रही हो, मैं एरोप्लेन से आ रहा हूँ, एरोप्लेन में तुरंत का टिकट लेने पर कितने पैसे लगते हैं तुम्हें पता है ना। मैं फालतू में नेहा और बच्चे को लेकर क्यों 2 टिकट के पैसे और लगाऊं। और उसके बाद तुम्हें और पापा को लेकर वापस एरोप्लेन से ही आना है, और साथ में नेहा और बच्चा भी होंगे, मतलब 5 लोगों का टिकट। कुछ समझ में आता है आपको, फालतू में नेहा को लेकर आने का क्या मतलब, जब वापस यहीं पर आना है। पंकज की माँ के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुप हो गई। खैर पंकज समझ चुका था कि अमृता ने कोई मदद तो नहीं की, पर हमेशा की तरह आग में घी पूरा डाल दिया है। और यह कोई नई बात तो थी नहीं, जब से पंकज की शादी हुई है पता नहीं क्यों हर वक्त अमृता नेहा के खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। पता नहीं उसे क्या लगता है। जब से नेहा इस घर में आई है, अमृता को शायद ऐसा लगता है कि नेहा ने उसका हक छीन लिया है। आखिर वह भी तो किसी के घर की बहू बनकर गई है, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आती। हर वक्त सास और बहू के बीच और बेटे और माँ के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है। खुद उसी शहर में होकर अपने जन्मदाता को एक बार देखने के लिए नहीं आ पाई। खैर पंकज ने सोचा, अभी यह सब बातें करने का वक्त नहीं है, और पंकज अपने पापा के पास पहुंच गया और उन्हें लेकर आने के लिए पंकज अपने मम्मी पापा को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ अच्छे से हॉस्पिटल में अपने पापा को भर्ती करवाया, जहाँ उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला
लेकिन डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, तो ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। हो सकता है उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उन लोगों को ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। और जैसा कि डॉक्टर ने बोला था, पंकज के पिताजी की जान नहीं बच पाई। अब कोई क्या कर सकता था? जितनी कोशिश हो सकती थी सबने की, पर होनी को तो जो मंजूर था वही हुआ। और फिर सब लोग वापस गांव आ गए। सारी क्रिया समाप्त हो जाने के बाद सारे रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर चले गए। अब घर में बस अमृता, पंकज और नेहा थे। पंकज ने माँ को बोला, माँ, अब जो होना था वह तो हो गया। आप अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगी? हमारे साथ चलिए, हम साथ में ही रहेंगे। यहाँ के घर पर या तो ताला लगा दीजिए या तो किराए पर दे दीजिए। पंकज की माँ को भी यही ठीक लगा, लेकिन अमृता का दिमाग तो कहीं और ही था। उसने बोला, लेकिन माँ, तुम्हारे सारे जेवर, सारे एफडी, यह सब कुछ तुम कहाँ लेकर जाओगी? भाई की तो ट्रांसफ़र वाली जॉब है। एक काम करो, वह सब कुछ तुम मेरे घर में रख दो। कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, क्योंकि मैं तो यहीं पर रहूँगी, तो उन्हें हिफाजत से रख लूँगी। नहीं तो तुम भाई के घर लेकर अगर चली जाओगी तो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहोगी और तुम्हारा कभी भी नुकसान हो जाएगा। ऐसा करो, तुम्हारे पास जितनी एफडी, जेवर और घर के कागजात हैं, जो तुमने एक दो जगह ज़मीन खरीद रखी है, उन सब के कागजात वह सब मेरे घर में रखवा दो। नेहा और पंकज को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अमृता का दिमाग किस ओर चल रहा है, लेकिन अमृता माँ की लाडली बेटी थी और माँ अपनी बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती थी। पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि वह लोग कुछ भी बोलेंगे, माँ उन्हें ही गलत समझेगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। माँ ने बोला, अमृता बिल्कुल ठीक कह रही है। एक काम करती हूँ, मैं सब कुछ अमृता के घर में रख देती हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर पंकज ने बोला, माँ, जब बैंक लॉकर की फैसिलिटी देता है तो फिर किसी के ऊपर जिम्मेदारी क्यों डालनी? अगर कल को कुछ 19-20 हो जाएगा तो अमृता को खुद भी खराब लगेगा। एक काम करो, मैं बैंक में लॉकर का इंतज़ाम करता हूँ, तो अपना सारा कुछ लॉकर में रख दो। सब कुछ बैंक में सुरक्षित भी रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। आखिर मेरी भी तो ट्रांसफ़र की जॉब है। जो थोड़ी बहुत सेविंग और जेवर नेहा के पास हैं, वह भी तो सब कुछ बैंक के लॉकर में ही रखती है, तो शिफ्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पंकज इतनी चतुराई से उसकी होशियारी निकाल देगा, या तो अमृता ने सोचा भी नहीं था। माँ ने बोला, हाँ पंकज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम बैंक में लॉकर का इंतज़ाम करवाओ, मैं सब कुछ लॉकर में ही रखवा देती हूँ, ताकि किसी की कोई जिम्मेदारी ना रहे। और मेरी पेंशन तो आएगी ही, जो मेरे खर्चे के लिए काफ़ी है। पंकज ने बोला, हाँ मम्मी, आप किसी के ऊपर निर्भर तो हैं नहीं, आपकी पेंशन तो आनी ही है, इसलिए आप आराम से हमारे साथ रह सकती हैं, बिना यह सोचे कि हम आपका ख्याल रखेंगे या नहीं। खैर, इतनी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ कि आपको अपने पेंशन से अपना खर्च चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए यह बात मैंने बोली। अमृता को समझ में आ गया था कि इतनी आसानी से माँ को पंकज के सामने वह बरगला नहीं सकती, और माँ पंकज और नेहा के साथ उनके पास चली गई। अमृता फ़ोन पर रोज़ अपनी माँ से बात करती और किसी न किसी बहाने से नेहा और पंकज के किसी न किसी बात में नुस्ख निकालकर माँ के कान में उल्टी सीधी बातें पंकज और नेहा के खिलाफ भरती रहती। कभी बोलती कि नेहा जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि तुम्हें सही से हजम ना हो और तुम बीमार पड़ जाओ। कभी बोलती, वह लोग तुम्हें इसलिए लेकर गए हैं कि तुम्हारी पेंशन से उन लोगों के घर का खर्च चले और उनके सारे पैसे बच जाएं। कभी बोलती, देखना, नेहा के बच्चे को बड़ा होने दो, उसे नौकरी करनी है और घर में कोई दाई चाहिए थी, इसलिए वह तुम्हें लेकर गई है, ताकि जब वह नौकरी पर जाना शुरू करे तो तुम उसके बच्चों को संभालो और घर में दाई का काम करो, ताकि वह दोनों मियाँ बीवी नौकरी कर सकें। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें लगातार अमृता अपनी माँ के कान में भर रही थी। माँ को पंकज और नेहा के साथ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी बेटी लगातार बहू और बेटे के खिलाफ बातें कान में डाल रही थी, तो माँ को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, वह सही बोल रही है। मेरे बेटे और बहू मेरे पैसे की लालच में मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो या मुझे मेरे घर पर अकेला ही छोड़ देते, क्योंकि पंकज और नेहा शहर में रहते थे, तो ज़्यादा किसी के घर आना जाना या घूमना फिरना नहीं होता था। और शांति देवी की आदत शुरू से ही घूमने फिरने की थी, तो उनका मन भी वहाँ नहीं लगता था। अमृता ने धीरे धीरे 6 महीनों में माँ के मन में इतना जहर भर दिया था कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं अपने घर जाकर ही रहूँगी। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा
और अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अकेले नहीं रह सकती। जब मेरे पास मेरा अपना घर है तो मैं अपने घर में ही रहूँगी। हाँ, जब ऐसा लगेगा कि अब मैं अकेली नहीं रह सकती तो तुम लोगों के पास आ जाऊँगी, पर अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती। पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है और किसके बहकावे में आकर बोल रही है, लेकिन वह लोग क्या कर सकते थे। उन लोगों ने माँ को वापस उनके घर भेज दिया और अमृता जो चाहती थी वह सब हो गया, क्योंकि अब अमृता का दिन माँ के साथ ही गुजरता था। बल्कि अमृता पूरी तरह से अपने बच्चों के साथ इसी घर में शिफ्ट हो गई थी। जब पिताजी बीमार थे तो देखने भी नहीं आ पाई थी बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और अब बच्चे इसी घर से अपने स्कूल जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब अमृता ने अपना असली खेल शुरू कर दिया था। माँ से बोला, माँ तुम्हारी तो अच्छी खासी पेंशन आती है, तुम्हें घर में कोई खास खर्चे तो है नहीं, भाई का बच्चा भी अभी छोटा है, उसके भी कोई खास खर्च नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है और अब वह 9th में जा रही है तो उसकी कोचिंग भी स्टार्ट करवानी है। स्कूल की फ़ीस और कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बेटा तो पहले से ही 11वीं में है, उसकी तो कोचिंग और स्कूल की फ़ीस ज़्यादा लगती ही है। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। एक काम करो, घर का एक फ्लोर किराए पर दे दो और वह किराया मुझे दे दिया करना, जिससे मैं मेरी बेटी के स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस दे दूँगी। तुम्हारी तो वैसे भी पेंशन आ ही रही है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और वैसे भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी तो हक बनता है। मेरी बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। माँ तो बेटी के प्यार में अंधी थी, यह जानते हुए कि दामाद जी का बहुत बड़ा बिजनेस है और अच्छा खासा चलता है। फिर भी माँ को बेटी की बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने बोला, हाँ बेटा, घर का एक फ्लोर खाली ही पड़ा है, उसे किराए पर देकर अगर तेरी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे निकल आए तो इसमें बुराई ही क्या है। माँ ने यह सब कुछ पंकज और नेहा को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा और अमृता से बोला, तू किराएदार ढूंढ, उसे किराए पर लगा देती हूँ, या मेरा घर है, मैं जो चाहे करूँ, इससे किसी को क्या दिक्कत होगी। इस तरह से घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया गया और किराए में मिलने वाले 12,000 रुपये अमृता रख लेती थी अपनी बच्ची के स्कूल और ट्यूशन फीस के नाम पर। एक बार पंकज और नेहा छुट्टियों में घर आए थे और जब उन्होंने किराएदार को देखा तो माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने बोला, हाँ मैं अकेली रहती थी, घर खाली पड़ा था तो मैंने किराए पर दे दिया। पंकज ने बोला, वह तो ठीक है माँ, पर तुमने ठीक ठाक से देख समझ कर तो दिया है ना, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। माँ ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं और किराया भी वक्त पर दे देते हैं। पंकज ने बोला, फिर तो ठीक है। फिर पंकज ने बोला, एक काम करो माँ, तुम्हारी तो अच्छी खासी पेंशन आती ही है, फिर किराए की रकम की हर महीने एफडी करवा लिया करो, कुछ सेविंग हो जाएगी। माँ ने बोला, नहीं, वह मैं अमृता को दे देती हूँ, उसकी बेटी की 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो गई है, उसे थोड़ी आर्थिक दिक्कत हो रही है तो उन पैसों से उसकी स्कूल की और ट्यूशन की फ़ीस निकल जाती है। वैसे भी घर का हिस्सा तो खाली ही पड़ा था, कोई मैं अलग से थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ, और पापा की प्रॉपर्टी पर उसका भी तो हक है। पंकज ने बोला, मैं यह कब कह रहा हूँ कि उसका हक नहीं है, पर क्या सिर्फ उसी का हक है, मेरा हक नहीं? अभी कोई हिस्सा बंटवारा तो हुआ नहीं है, फिर इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया और मुझसे पूछे बिना। पंकज यह बोल ही रहा था कि माँ बिगड़ गई, यह मेरा घर है, मेरे पति के पैसों से बना हुआ है, इस पर तुम्हारा या किसी का कोई हक नहीं है, यह कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद नहीं है, मेरा जिसे दिल करेगा उसे दूंगी। आइंदा से मेरे किसी फैसले में टांग घुसाने की कोशिश मत करना तुम दोनों। इतने दिनों में अमृता ने अच्छे से शांति देवी का ब्रेन वॉश किया था और शांति देवी को पंकज और नेहा दुश्मन दिखने लगे थे। अमृता ने कूट कूट कर उनके मन में यह बात भर दी थी कि हो सकता है पंकज और नेहा ने जानबूझकर पापा का इलाज किसी छोटे मोटे अस्पताल में करवाया होगा, इसीलिए पापा बच नहीं पाए। क्या पता किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाते, अच्छे डॉक्टर से दिखाते तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने पैसे बचाने के चक्कर में पंकज और नेहा ने ऐसा किया। और शांति देवी अमृता की इस बात में आ गई थी, इसलिए वह अपने बेटे बहू से चिढ़ने भी लगी थी। पंकज ने जब शांति देवी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उसने सोच लिया था कि अब वह किसी मामले में कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें जो करना है करे। वैसे भी उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ है, जो कि इस शहर में रहकर भी ज़रूरत पड़ने पर माँ बाप के काम नहीं आ सकती थी। अभी बहुत अपनी बनी पड़ी है। पंकज और नेहा, यहाँ तक कि पंकज के पिताजी भी अमृता को बहुत अच्छे से जानते थे कि वह और उसका पति कितने शातिर किस्म के इंसान हैं और अपनी शातिरता में वह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शांति देवी आज तक इस बात को समझ नहीं पाई थी।
उनके लिए तो उनकी लाडली बेटी अमृता उनकी जान थी और अपने शातिर दामाद को भी वह अपना बेटा समझती थी। कभी उसकी शातिरता उन्हें दिखाई नहीं देती थी। नेहा ऐसे तो कुछ नहीं बोलती थी, पर कभी कभी शांति देवी की बातों से उसे भी बहुत जोर का गुस्सा आता था, क्योंकि जब से वह शादी होकर आई थी, बात बात में कई बार शांति देवी और अमृता ने उसे कई तरह के ताने मारे थे। खैर, अभी कुछ दिनों के लिए नेहा और पंकज घर पर ही थे। एक दिन रात में अमृता भी वहीं पर रुकी हुई थी, तो पंकज का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था और थोड़ा सा ही दूध बचा था। लेकिन बच्चा छोटा था, तो नेहा ने सारा दूध अपने बेटे को पीने के लिए दे दिया। इस पर अमृता ने अपनी माँ के कान भर भर कर बहुत बड़ा बवाल घर में करवाया कि मेरे बच्चे भी घर में ही थे और भाभी ने सारा दूध अपने बेटे को दे दिया। देख लो क्या क्या करती हैं भाभी। शांति देवी ने नेहा और पंकज को उल्टा पुल्टा बहुत सुनाया। एक गिलास दूध के लिए पंकज ने बोला, माँ, छोटा बच्चा है, उसे खाना नहीं खाना था और उसे नींद आ रही थी, इसलिए नेहा ने उसे दूध दे दिया। बड़े बच्चे तो खाना भी खा लेते हैं, पर यह 1.5-2 साल का बच्चा दूध पीकर ही अक्सर सो जाता है। इसकी तुलना बड़े बच्चों से क्या करनी। लेकिन फिर भी माँ ने मुंह बंद नहीं किया और बोला, हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे को दूध देने की और मेरे नाती नतनी को दूध नहीं देने की। तुम्हारे पैसों का दूध नहीं था, मेरे पैसों का दूध था, इस पर उनका भी बराबर का हक है। आज नेहा के सब्र का बांध टूट गया और उसने बोला, बिल्कुल, आपके पैसों पर बराबर का नहीं, बल्कि पूरा हक आपकी बेटी और उनके बच्चों का है। मेरा, पंकज और मेरे बच्चों का तो कोई हक नहीं है। हम सिर्फ फर्ज के लिए हैं, हक तो सारे बेटी के हैं। कोई बात नहीं, मेरा पति भिखारी नहीं है, अच्छा खासा कमाता है और बहुत सह लिया मैंने आपकी हेकड़ी। हर चीज़ की एक सीमा होती है और आपने अपनी सारी सीमाएं आज पार कर दी हैं। जिस तरह से सारे हक अपनी बेटी को दिए हैं ना, सारे फर्ज भी उसी से निभवा लीजिएगा। फर्ज के वक्त तो बेटा बहू याद आ जाते हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंकज, अभी का अभी यहाँ से चलो। पंकज बहुत देर से यह सारा ड्रामा देख रहा था, उसे भी समझ में आ चुका था माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं है। और अमृता तो यही चाहती थी कि पंकज और नेहा जल्द से जल्द वहाँ से चले जाए ताकि उसका खेल वापस चालू हो सके। पंकज और नेहा चुपचाप वहाँ से चले गए। शांति देवी के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि पंकज और नेहा सिर्फ और सिर्फ उनके पैसे के लिए उनके करीब आते हैं, इसलिए उनके जाने का उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। लेकिन शांति देवी को यह नहीं दिख रहा था कि अमृता उनके साथ क्या खेल खेल रही है। उन्हें उनके बेटे बहू के खिलाफ भड़का भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर रही है। खैर, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर अमृता के बेटे का जन्मदिन आया। बेटे ने नानी से डिमांड रखी, मैं साइकिल से बहुत स्कूल जा चुका, अब मुझे एक स्कूटी चाहिए। मम्मी तो दिलवा नहीं रही, बोल रही है पैसे नहीं है, तो आप ही दिलवा दो नानी। नानी ने बोला, हाँ बेटा, बिल्कुल, मेरे नाती को स्कूटी चाहिए तो नानी क्यों नहीं दिलवाएगी। और फिर तुरंत ही 1,20,000 की स्कूटी अमृता के बेटे के लिए नानी की तरफ से आ गई और अमृता की बेटी ने भी अपनी फरमाइश रख दी और बोली, अगले महीने मेरा भी बर्थडे है नानी, और मुझे भी कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। नानी ने बोला, हाँ हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो अमृता की बेटी ने बोला, नानी मुझे तो लेटेस्ट मॉडल वाला आईफोन चाहिए। स्कूटी तो मुझे चलानी नहीं आती और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, पर मेरे सारे फ्रेंड्स के पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, तो मुझे भी सबसे महंगा वाला आईफोन चाहिए। फ़ोन लेकर क्या करोगी, सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अमृता को लगा कि फिर कहीं उसकी बेटी को कुछ सस्ते में ना निपटा दिया जाए, तो उसने बोला, अरे माँ, दे दो ना उसे आईफोन, मैं कंट्रोल में रखूँगी, उसको ज़रूरत पड़ने पर ही दूँगी। और इसी तरह अगले महीने नानी ने खुशी खुशी में पेंशन से नतनी के लिए आईफोन दे दिया, जिसमें अच्छी खासी रकम नानी माँ की निकल गई। लेकिन वह बहुत खुश थी कि उनके नाती और नतनी को उन्होंने इतना अच्छा उनका मनपसंद तोहफा दिया है। लेकिन उनके अकाउंट से लगभग 3.5 लाख रुपए निकल चुके थे और यह उनकी पेंशन से जमा हुए रकम थी जो उनके खर्च के बाद बचते थे, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने लॉकर में रखा हुआ था और घर का किराया तो अमृता ही ले लेती थी। अमृता ने अब अलग तरह से दिमाग चलाना शुरू किया, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा कुछ निकाल पाना आसान नहीं होता। सब कुछ भाई ने चालाकी से लॉकर में रखवा दिया है और पेंशन से तो माँ का खर्च के बाद जो बचता है वह लगभग मैं सारा निकलवा ही लेती हूँ, किराया मैं ले ही लेती हूँ। लेकिन यह छोटी मोटी रकम से कुछ नहीं होने वाला। मम्मी के पास अच्छी खासी सेविंग, प्रॉपर्टी और जेवर है और उसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। कुछ दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। इसके कुछ दिनों के बाद अमृता की मैरिज एनिवर्सरी थी। अमृता ने पहले ही अपनी माँ शांति देवी को बरगलाना शुरू कर दिया था। माँ, इस बार मैं मेरी मैरिज एनिवर्सरी मनाऊंगी,
मेरी जेठानी हमेशा मनाती है और नए नए जेवर पहनती है, मैं उसकी तरह नहीं कर पाती, इसलिए वह हमेशा मेरे ऊपर हावी रहती है। इस बार भी मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ। माँ ने बोला, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, अपनी एनिवर्सरी तू मना, किसी से कम तू क्यों रहेगी। अमृता ने बोला, हाँ माँ, लेकिन मेरी जेठानी को अपने जेवरों का बहुत घमंड है। अब मेरे पास इतने भारी जेवर तो है नहीं। माँ, तुम अपने भारी वाले कान के झुमके मुझे दे दो ना। वह तो इतने बड़े और भारी हैं कि मेरी जेठानी देखते ही जल भुन जाएगी। वैसे भी तुम्हारे जेवरों पर मेरा भी हक तो बनता है ना। वह झुमके एनिवर्सरी पर पहनकर अपनी जेठानी को जलाऊंगी। वैसे भी अब तुम इतने भारी जेवर तो पहनने वाली हो नहीं। माँ ने बोला, हाँ बेटा, बिल्कुल, मेरी बेटी किसी से कम थोड़ी ना है। तू घबरा मत, तेरी एनिवर्सरी से पहले मैं लॉकर से वह झुमके निकाल कर तुझे दे दूंगी। दिखा देना अपनी जेठानी को तू तू किसी से कम नहीं है। और इस तरह से एक काफ़ी भारी झुमके अमृता ने अपनी माँ से हड़प लिए, जिनकी कीमत लाखों में थी। और अमृता ने दिमाग लगा लिया था कि इसी तरह धीरे धीरे माँ से सब कुछ वह निकलवा लेगी। उधर पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि अमृता क्या खेल खेल रही है, जिसमें उसका पति भी उसका बराबर का साथ दे रहा है। उसे परमानेंटली अपने बीवी बच्चों के साथ उसके मायके में शिफ्ट करवा दिया है, ताकि अमृता का खेल आसानी से चल सके। कितना नीच हो सकता है कोई। पैसों के लालच में यह अमृता और उसके पति ने दिखा दिया था, लेकिन हर बुराई का अंत तो आता ही है। तो इस बुराई का अंत भी आने का वक्त आ चुका था। एक रात एकाएक शांति देवी के पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि शांति देवी चिल्ला रही थी। अमृता को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह उन्हें पास के एक डॉक्टर के पास लेकर चली गई। शांति देवी तो खुद ही बेहाल थी, इसलिए वह कोई पैसे लेकर नहीं गई थी। अमृता को पता था पेमेंट उसी को करनी पड़ेगी, इसलिए वह उन्हें एक झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गई थी। और उसने गैस होने की बात कहकर गैस की दवाई देकर अपनी फीस ले ली। अमृता ने भी चुपचाप माँ को लाकर घर में रख दिया और बोला, माँ, घबराने की कोई बात नहीं, गैस ही तो है, थोड़े गर्म पानी की सिकाई करो, दवाई खाओ, ठीक हो जाएगी। अमृता को माँ की हालत देखकर समझ में आ गया था कि बात गैस की नहीं बल्कि कुछ गंभीर है और अभी यहाँ रहने में उसका नुकसान है। इसलिए अमृता वहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी और बोला, माँ, मेरे ससुराल में मेरी चचेरी ननंद की शादी पड़ी है। अब ससुराल का मामला है तो मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा, सारे रस्म मुझे करने पड़ेंगे, इसलिए अभी 1 महीना तो मुझे अपने ससुराल में ही बिताना पड़ेगा। माँ ने बोला, अरे, तो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है? तू यहीं से शादी की सारी रस्मों में चली जाना। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तू जा रही है। अमृता ने बोला, नहीं माँ, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, मुझे तो वहीं पर रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। और वैसे भी यह तो बेटे बहू की जिम्मेदारी है, तुम अपनी बहू को बुला लो, उनका फ़र्ज बनता है तुम्हारा इलाज करवाने का। अब मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? मैं तो वैसे भी बेटी हूँ, बेटे का फ़र्ज है माँ बाप का इलाज करवाना। और शांति देवी की बात सुने बिना अमृता वहाँ से निकल गई। आज शांति देवी को बहुत ज़ोर का तमाचा उनके गाल पर उनकी बेटी मार कर निकल चुकी थी। जिस बेटी के लिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे बहू को कोसा था, आज उसने अपनी असलियत उन्हें दिखा दी थी, क्योंकि शांति देवी को भी महसूस हो गया था कि उन्हें कोई ना कोई गंभीर बीमारी तो है और बेटी ने ऐसे वक्त पर उनसे पलड़ा झाड़ लिया था। खैर, शांति देवी क्या कर सकती थी। आज उन्हें रोना आ रहा था और अपने बेटे बहू की याद भी आ रही थी। अपनी बहू के बोले कड़वे वचन उन्हें बार बार याद आ रहे थे। बहू ने तो इतना सहने के बाद उन्हें पलटकर जवाब दिया था, पर उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहू को दुखी करने में। अपनी गलती भी आज उन्हें दिखाई पड़ रही थी। आज शांति देवी सोच रही थी कि दुनिया अक्सर बेटे बहू को गलत कहती है, पर माँ बाप भी गलत होते हैं जो बहू को कभी अपना नहीं पाते और बेटे की ज़िंदगी में उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते और बेटी को सदा अपना ही मानते हैं, जबकि बेटी तो शादी के बाद से ही पराई हो गई रहती है और हर हाल में वह मायके के ऊपर अपने ससुराल को ही रखेगी, वहाँ का ही पहले सोचेगी। और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर माँ बाप क्यों नहीं बेटी से ऊपर बहू को रख पाते और उसका सोचते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए। बहू तो पराई होते हुए भी शादी के बाद से अपनी हो चुकी रहती है। इस सच्चाई को कोई भी माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाते और रिश्ते में बिखराव आ जाता है। शांति देवी अपने बेटे को फ़ोन करना चाहती थी, पर पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वह याद करके उनका दिल नहीं कर रहा था कि वह अपने बेटे को अपनी तकलीफ बताएं। लेकिन शातिर अमृता तो बहुत ही होशियार थी। उसे पता था माँ को इलाज की ज़रूरत है
और अगर माँ को कुछ हो गया तो उसके हाथ से कुबेर का खजाना निकल जाएगा। और उसे यह भी पता था कि माँ ठीक हो जाएंगी तो फिर वह उन्हें जल्दी ही अपने झांसे में ले लेगी। इसलिए उसने खुद ही पंकज को फ़ोन कर दिया था और बोला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में दर्द है, आकर उन्हें ले जाओ, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। यहाँ पर तो कोई अच्छा डॉक्टर है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तुम माँ को अपने साथ लेकर जाओ और उनका इलाज करवाओ। वैसे भी तुम्हारा फ़र्ज है, तुम बेटे हो। पंकज ने बोला, हाँ, फ़र्ज तो सारे मेरे ही हैं, तुम्हारा तो सिर्फ हक है। खैर, मेरी माँ है, मैं तो करूँगा ही, लेकिन हाँ, इतना छोटा शहर भी नहीं है वहाँ कि वहाँ पेट दर्द का इलाज ना हो सके। और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो इसका इलाज ना हो सके। सीधे सीधे बोलो ना, तुम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही हो। अमृता ने बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे क्या। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पंकज ने माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने हमें बताया नहीं। मैं कल ही आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। माँ ने बोला, नहीं बेटा, वैसे तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, तुम रहने दो। माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वह बेटे बहू को नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन वह पेट दर्द से बहुत बेचैन थी और तकलीफ में भी थी। पंकज ने बोला, माँ परेशान मत हो, मैं और नेहा जल्द से जल्द आने की कोशिश करते हैं। पिछली बार की तरह इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम ट्रेन से आएंगे और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे अस्पताल हैं। तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ आने से अच्छा है कि पहले वहीं पर हम ढंग से अच्छे अस्पताल में चेकअप करवाते हैं। देखते हैं क्या बात है। पिताजी के मामले में तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ आ गया था। शांति देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उन्होंने बेटी के लिए हमेशा बेटे बहू का दिल दुखाया था। उन्होंने बोला, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। बेटा पंकज और नेहा घर जाने का इंतज़ाम करने लगे और शांति देवी दुखी मन से अपने परिवार का एल्बम देखने लगी, जो कि अक्सर वह दुखी होने पर देखा करती थी, जिसमें उनकी शादी के बाद से लेकर उनके बच्चों के बड़े होने तक के एक एक पल उन्होंने संजो कर रखे थे। और जब कभी उनका मन उदास होता था, वह उसे देखकर अपने मन को बहलाती थी। अपने पुराने एल्बम के पन्नों को पलटते हुए उन्हें एल्बम में एक पत्र मिला। उन्हें लगा, यह क्या है। जब उन्होंने पत्र को खोलकर देखा तो यह उनके पति द्वारा लिखा गया पत्र था। उन्हें हैरानी हुई, यह पत्र उन्होंने कब लिखा और इसमें क्यों रखा। उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया। शांति देवी के पति ने लिखा था, मुझे पता है शांति, जब तुम परेशान होगी तो इस एल्बम को ज़रूर खोलोगी। पता नहीं उस वक्त मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा साथ अब ज़्यादा दिनों का नहीं है, इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम अपनी बेटी अमृता के बहुत करीब हो, उतनी करीब तुम पंकज और नेहा के नहीं हो, क्योंकि जब से नेहा पंकज की ज़िंदगी में आई है, तुमने पंकज से भी एक दूरी बना ली है, क्योंकि तुम नेहा को अपने प्यारे बेटे की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। पर यह जीवन की सच्चाई होती है, हर लड़के की ज़िंदगी में उसकी पत्नी तो आती ही है। तुम भी तो आखिर मेरी ज़िंदगी में आई थी ना, तो क्या तुम मेरे माँ बाप का बुरा चाहती थी? नहीं ना। ऐसे ही तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो पक्का तुम्हारे बेटी दामाद तुम्हें बरगलाकर तुम्हारे बेटे बहू के खिलाफ कर देंगे, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचोगी, लेकिन मैं दिमाग से सोचता हूँ। अमृता मेरी भी बेटी है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से देखा है, शादी के बाद वह बहुत बदल गई है। मैंने तो देखभाल कर अच्छे घर में उसकी शादी की थी, लेकिन किसी के स्वभाव को कोई नहीं जान सकता ना। दामाद जी बहुत ही मक्कार किस्म के इंसान हैं, चालाकी और धूर्तता में उनका कोई मुकाबला नहीं है, और उन्होंने अमृता को भी अपने जैसा ही बना दिया है। अमृता हर काम अपने फ़ायदे के लिए करती है, यह बात मैंने बहुत बार गौर की है। और मैंने यह भी गौर किया है कि अमृता तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू के खिलाफ भड़काती रहती है और तुम उसकी बातों में बहुत आसानी से आ जाती हो। इसलिए मैं आज यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम ज़रूर किसी परेशानी में होगी, तभी आज यह पत्र तुम्हारे हाथ लगा होगा। शांति, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे बेटे बहू लाखों में एक हैं और नसीबों से ऐसे बेटे बहू मिलते हैं। बेटी की बात में आकर कभी अपने बेटे बहू से दूरी मत बनाना। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग और सब कुछ हम दोनों के नाम पर कर रखा था, ताकि अगर हम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो अगला खुद ब खुद उस सेविंग का मालिक बन जाए। और अगर मैं नहीं रहूँगा तो सारी सेविंग और प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बन जाओगी। तो सोच समझकर उसे उपयोग में लाना और अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर अपने बेटे बहू से कभी उनका हक मत छीनना। ठीक है,
बेटी का भी हक होता है माँ बाप की संपत्ति पर, लेकिन फ़र्ज तो सारे बेटे बहू निभाते हैं। तो जितना बेटी का हक होता है उतना उसे दे देना, पर उससे अधिक नहीं, क्योंकि फ़र्ज सारे बेटे बहू निभाएंगे। जैसे हमारी बेटी दामाद अपने घर में बेटे बहू होने का फ़र्ज़ निभाएंगे और उन्हें अपने घर में प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरी कोई भी प्रॉपर्टी पुश्तैनी नहीं है, मेरे खुद की कमाई हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसका बंटवारा न्याय संगत तरीके से हो। तुम खुद सोच कर देखना न्याय संगत क्या है। हमने बेटी को देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह एक सच्चाई है कि हमने बहुत ही बड़े घर में उसकी शादी की है। जिस तरह से हमारे बेटे के पास हमारी कुछ संपत्ति रहेगी, उसके पास भी तो अपने सास ससुर की संपत्ति रहेगी। कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है उसके साथ, क्योंकि तुम भी जानती हो उसकी शादी में मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है, तब जाकर इतने बड़े घर में उसकी शादी की है। उसके बाद भी मैंने उसके नाम पर कुछ सेविंग करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है उसे उसका हक चाहिए होगा। लेकिन मैं अपने बेटे का हक छीनकर बेटी को नहीं दूंगा, यह मेरा फैसला है। कुछ एफडी मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागजों के बीच में डाल कर रखी हुई है, वह तुम उसे दे देना और अपने जेवरों में से उसे जो देना हो दे देना। उसके अलावा मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं देना। उसे उसके सास ससुर की संपत्ति में से काफ़ी कुछ मिलेगा। यह मेरी अर्जित की हुई संपत्ति मेरे बेटे बहू के हक की है और उन्हें ही मिलनी चाहिए। और हाँ, वह इस बात के लिए विवाद जरूर करेगी, तो उसका जवाब तुम उसे दोगी, क्योंकि जवाब तुम्हें भी पता है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। शांति देवी को पत्र पढ़कर बहुत अजीब सा लगा। क्या उनके पति को पहले से पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, या वह उनकी कमजोरी को अच्छे से समझते थे? तब शांति देवी ने एक एक करके अपनी गलतियों को सोचने लगी। अगले दिन तक पंकज और निशा आ चुके थे। पंकज शांति देवी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में गया, उनका अच्छे से चेकअप करवाया। पता चला शांति देवी को गॉल ब्लैडर में पथरी है, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पंकज ने बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, आप तुरंत ऑपरेशन कीजिए, अस्पताल में 1 लाख रुपए जमा करवाइए। पंकज ने बिना कुछ बोले तुरंत 1 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा दिए। शांति देवी के अकाउंट में तो कुछ खास बचा नहीं था। सब कुछ तो उन्होंने नाती और नतनी के स्कूटी और आईफोन देने में खर्च कर दिया था, और जो पेंशन आती थी उससे वह अपना खर्चा निकाल कर बाकी पैसे अमृता के ऊपर लुटा ही देती थी। आज शांति देवी को लग रहा था कि जिस बेटी को आज तक उन्होंने दोनों हाथों से बस दिया है, उस बेटी ने उन्हें एक अच्छे डॉक्टर तक से नहीं दिखाया अपने पैसे बचाने के लिए, और जिस बेटे बहू को उन्होंने हमेशा कोसा, आज वही उनके साथ खड़े हैं। खैर, अगले दिन ऑपरेशन होना तय हुआ और नेहा को अस्पताल आना अलाउड नहीं था, क्योंकि नेहा का छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे अस्पताल में अलाउड नहीं थे। शांति देवी ने अमृता को फ़ोन किया और बोला, बेटा, नेहा अस्पताल में नहीं रुक पाएगी, उसका छोटा बच्चा है, बच्चे को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो तू आ जा, एक दिन अस्पताल में रुक जाना, बस एक दिन की ही बात है। अगले दिन तो अस्पताल से छुट्टी ही मिल जाएगी। लेकिन अमृता ने साफ मना कर दिया, अरे नहीं माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अस्पताल में कैसे रुकूंगी? मुझे तो अस्पताल की महक से ही उल्टी आती है, मेरे बस का नहीं। और वैसे भी यह तुम्हारी बहू का फर्ज है, उसे ही निभाने दो, यह सब कहने की बातें हैं। वैसे भी बगल में उनका मायका है और एक दिन की ही बात है, बच्चे को तो उनकी माँ भी संभाल लेंगी। कहकर अमृता ने फ़ोन रख दिया। आज शांति देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। यह वही बेटी है जिसने पिता की जिम्मेदारी से भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था और आज माँ की जिम्मेदारी से भी अपना पलड़ा झाड़ रही है, लेकिन अपने हक की बहुत याद दिलाती है। पंकज ने बोला, माँ परेशान क्यों हो रही हो, एक दिन की बात है, मैं हूं ना अस्पताल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अस्पताल में नर्स तो है ही तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, तुम परेशान मत हो। खैर, एक दिन अस्पताल में रहकर ऑपरेशन के बाद शांति देवी घर आ चुकी थी। इस बार पंकज भी लंबी छुट्टी लेकर आया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि हो सकता है लंबे वक्त तक घर पर रुकना पड़े। नेहा ने जी जान से शांति देवी की सेवा की, लेकिन वह उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछली बार की बातों को वह अभी तक भूल ही रही थी। किस तरह से अपनी बेटी की बातों में आकर उन्होंने बहू की बेइज्जती की थी, वह भी एक गिलास दूध के लिए। इसलिए वह अपने फ़र्ज तो निभा रही थी, पर चुपचाप। खैर, शांति देवी घर आ चुकी थी तो अमृता औपचारिकता निभाने के लिए घर आई। शांति देवी ने बोला, क्यों, फुर्सत मिल गई तुझे माँ को देखने की? अमृता ने हंसते हुए बोला, अरे माँ, कौन सी बड़ी बात हो गई थी, गॉल ब्लैडर में पथरी तो आम बात है, छोटा मोटा ऑपरेशन है इसका, कोई इतना सीरियस मैटर थोड़ी ना है जो आप मुझे इतने ताने मार रही हो।
चलो छोड़ो इन सब बातों को। थोड़ी देर बैठने के बाद अमृता ने बोला, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर में। माँ इस महीने का किराया तो आ गया होगा, ज़रा मुझे दे दो, बेटी की फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस भरनी है। माँ ने बोला, बेटा किराया तो आ गया है, लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकती। मेरे खुद के बहुत खर्चे हैं। अभी ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए लग गए हैं और दवाइयों में 20-25 हज़ार रुपये लग गए हैं। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पेंशन उतनी आती नहीं है, तो किराया तो अब मैं तुझे नहीं दे सकती। और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो माँ बाप ही उठाते हैं और अपने हैसियत के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। तो तू देख ले। यह सुनना था कि अमृता चिल्लाने लगी, वाह माँ, बेटे बहू के आते ही तुमने रंग बदल लिया। यह मत भूलो कि पापा की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक बनता है। माँ ने बोला, बिल्कुल तेरा हक बनता है। चल आज हिसाब किताब कर ही लेते हैं, रोज रोज की टेंशन से तो अच्छा ही है कि हम सारा हिसाब किताब क्लियर कर दें। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो तुम दोनों का हक बराबरी का बनता है, और जब हक बराबर का बनता है तो फ़र्ज भी बराबर का बनता है। तो चल, अभी तक का घर का किराया तूने जितना लिया है वह करीब 2 लाख रुपए तो होंगे ही। उनमें से 1 लाख रुपए अपने भाई को दे दे, क्योंकि आधे तो तेरे भाई के हक के पैसे बनते हैं। और हाँ, जो झुमका मैंने तुझे दे दिया उनमें से एक झुमका नेहा को दे दे, क्योंकि एक पर ही तेरा हक है। और हाँ, मैंने तेरी बेटी को आईफोन और बेटे को स्कूटी खरीद कर दी है। दोनों की कीमत मिलाकर करीब 3 लाख रुपए लगे हैं। अब इनका बेटा तो अभी छोटा है, वह स्कूटी और आईफोन तो लेगा नहीं। तो एक काम कर, उसकी आधी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए तू पंकज के बेटे के नाम पर एफडी कर दे, क्योंकि उस पर पंकज और नेहा का भी तो बराबर का हक था। और बाकी बचे हुए पैसे और प्रॉपर्टी मैं 2 बराबर हिस्से में बांट दूंगी। लेकिन हाँ, एक बात तुझे बोलना भूल ही गई। पापा को जब हम दिल्ली लेकर गए थे तो आने जाने का खर्चा ही करीब 50 हज़ार रुपये लगा था। तो 25 हज़ार रुपये तू पंकज को दे देना, क्योंकि फ़र्ज तो तेरा भी बराबर का था ना। और उसके बाद अस्पताल में पापा के इलाज में करीब 5 लाख रुपए लगे थे, जो कि पंकज ने ही दिए थे। तो उनमें से 2.5 लाख रुपए तू पंकज को दे देना, क्योंकि आधे पैसे देना तो तेरा भी फ़र्ज है ना। हक तेरा है तो फ़र्ज भी तो तेरे होंगे। वह मैं बेटे के ऊपर अकेले तो नहीं डाल सकती। और हाँ, अभी अस्पताल में मेरे ऑपरेशन में करीब 1 लाख रुपए लगे हैं और लगभग 25 हज़ार रुपये दवाइयों में लगे हैं। तो तू करीब 62 हज़ार रुपये पंकज को दे देना, क्योंकि आधे पैसे तो देना तेरा फ़र्ज है। हक तो तू बराबर का लेगी, तो फ़र्ज भी बराबर के निभा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमारी बीमारी में हमारे बेटे बहू खर्च करें, सेवा करें हमारे बेटे बहू, और मेवा खाए हमारी बेटी। और हाँ, अभी 1 महीना यहाँ पर रहकर मेरी पूरी सेवा कर, क्योंकि अभी तो मुझसे चला फिरा जाएगा नहीं। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा कर देती हूँ। यह सब बातें सुनकर अमृता का दिमाग घूमने लगा था। अमृता ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो माँ? पापा के इलाज के पैसे, तुम्हारे इलाज के पैसे मैं क्यों दूंगी? यह तो बेटे बहू का फ़र्ज होता है ना। माँ ने बोला, तो क्या सिर्फ बेटे बहू का फ़र्ज होता है? माँ बाप का कोई फ़र्ज नहीं होता। माँ बाप का फ़र्ज सिर्फ यह होता है कि जो संपत्ति है उठाकर बेटी को दे दो, या आधी आधी बेटे और बेटी में बांट दो। तो फिर आधी आधी जिम्मेदारी भी बांटनी होगी। पिताजी तो नहीं रहे, उनके क्रियाक्रम में करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। वह 1 लाख भी तुझे अभी पंकज को देने हैं। और हाँ, उस वक्त के हिस्से बंटवारे की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन अब जब हिस्से बंटवारे की बात हो रही है तो सब कुछ बराबर बंटना चाहिए। जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्रियाक्रम तू करना, क्योंकि पिताजी का क्रियाक्रम करके पंकज और नेहा ने अपना फ़र्ज तो निभा लिया है। अब तू बेटा बनकर हिस्सा लेगी तो बेटा बनकर फ़र्ज भी तो निभाना पड़ेगा। मैं सब कुछ बराबर बांटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा क्रियाक्रम तू और दामाद जी मिलकर करेंगे, और मेरी चिता को मुखाग्नि तू देगी, क्योंकि तुझे सब कुछ बराबर हिस्से में चाहिए। अमृता ने बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं यह सब क्यों करूँगी? यह सब तो बेटा करता है। माँ ने बोला, तेरी सुविधा अनुसार सब कुछ नहीं होगा कि जहाँ मन किया बेटा बनकर बराबरी में हिस्सा ले लिया, और जहाँ मन किया बेटी बनकर बोल दिया कि यह बेटे बहू का फ़र्ज है। ऐसा नहीं होने वाला। अमृता को समझ में आ गया था कि आज माँ उसे अच्छे से उसकी गलती का एहसास करवा कर रहेगी। अमृता को समझ में आ गया था कि अब माँ चुप नहीं होने वाली। उसकी चालाकियों को माँ बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अमृता ने बोला, अच्छा माँ छोड़ो इन सब बातों को, मैं चलती हूँ। माँ ने बोला, हाँ चली जा, पर अगली बार दामाद जी को भी साथ में लेकर आना, ताकि 1-2 महीना रहकर यहाँ थोड़ी सासू माँ की वह भी सेवा कर लें, और मुझे अपने हाथ से खाना वगैरह बनाकर खिला दें। बहू ने तो अपने सास की बहुत सेवा कर ली, तो बहू को उसका हक मिलेगा।
अब दामाद जी भी आज तक सेवा तो दूर की बात है, मुझे अस्पताल में देखने तक नहीं आए, तो बिना कुछ किए उन्हें तो कुछ मिलने वाला नहीं। अगर उन्हें और उनकी पत्नी को बराबर का हक चाहिए तो आकर बराबर की सेवा भी कर ले, जैसे कि एक बहू करती है। अमृता को समझ में आ गया था कि अब माँ बिल्कुल चुप होने वाली नहीं, इसलिए वह जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन शांति देवी ने बोलना जारी रखा और वह चिल्ला चिल्ला कर लगातार बोल रही थी, मेरी गलती थी कि मैंने तेरे कहने पर अपने बेटे बहू को गलत समझा, लेकिन मैं अपना सब कुछ बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटूंगी। ऐसा नहीं होगा, यह सब कुछ पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, बल्कि तेरे पापा की व्यक्तिगत कमाई गई संपत्ति है और अब मेरे नाम पर है, तो मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। और अब मेरा फैसला यह है कि मैं अपनी संपत्ति अपने बेटे बहू को दूंगी और तुझे तेरे सास ससुर देंगे। हाँ, पापा ने तेरे नाम पर कुछ एफडी कर रखी है, वह मैं तुझे दे दूंगी और मेरे जेवरों में से कुछ जेवर मैं तुझे दे दूंगी। इससे अधिक तू मुझसे कोई उम्मीद मत रहना रखना, क्योंकि अपने सारे फर्ज मेरे बेटे बहू निभा रहे हैं। तूने तो अपने फर्ज से बहुत पहले ही कन्नी काट ली थी। और हाँ, इस घर का किराया भी अब मेरे बेटे बहू ही लेंगे, क्योंकि मैं अपने बेटे बहू के साथ उनके घर में जाकर रहूँगी, ताकि बार बार मेरी वजह से परेशान होकर उन्हें यहाँ ना आना पड़े। और घर के दोनों हिस्से मैं किराए पर दे दूँगी। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ। गलत सिर्फ बेटे बहू नहीं, माँ बाप भी होते हैं जो बेटे बहू के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। और अगर माँ बाप बेटे बहू के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते हैं तो बेटे बहू भी माँ बाप के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। और आज मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। नेहा खड़ी होकर यह सब बातें सुन रही थी और उसने बोला, मम्मी जी, आज आपकी बातें सुनकर मेरे लिए आपके मन में जो भी गिला शिकवा था सब दूर हो गया। अब आप हमारे साथ चलिए और पूरे हक से अपने बेटे बहू के साथ रहिए। आपका हक है हमारे साथ रहने का, और हम अगर कोई गलती करें तो बोलने का। लेकिन हाँ, प्लीज़ दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे को गलत मत समझिएगा, बहुत दुख होता है। शांति देवी ने बोला, हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया है। अमृता के पास अब तर्क वितर्क करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम। कहकर अमृता वहाँ से निकल गई।